तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट का 2022 वाला पेपर, वो भी बायोलॉजी वाले सेक्शन का। तो देर ना किए हुए हम बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रूट मॉडिफिकेशंस इज ऑब्जर्व्ड इन, किसमें? मेज में। तो हमसे पूछा गया है कि मेज में कौन सा रूट के मॉडिफिकेशन मिलता है। फाइब्रस रूट नहीं। फाइब्रस रूट किस में मिलता है? फाइब्रस रूट मिलता है व्हीट में, याद रख लेना। फाइब्रस रूट कहाँ पर मिलता है? फाइब्रस रूट मिलता है व्हीट में। फाइब्रस रूट किस तरह के होते हैं? ये देखो, ये अगर मैंने स्टेम, ये लीफ मैंने ड्रॉ किया तो फाइब्रस रूट किस तरह से होता है? ऐसे ऐसे गुच्छाकार, ऐसे गुच्छे जैसा रूट होता है, इसको ही हम फाइब्रस रूट बोलते हैं। ठीक, फिर लेटरल रूट्स कहीं पर नहीं मिलता। फिर प्रॉप रूट, आपको पता है कि प्रॉप रूट कहाँ पर मिलता है? बैनियन। कहाँ पर? बैनियन। बैनियन में प्रॉप रूट मिलता है। आप दिखा होगा कि जो स्टेम है, स्टेम के जो ब्रांच है, ये ब्रांच से एकदम ऊपर से एकदम मिट्टी तक टच करेंगे, ऐसा रूट को हम प्रॉप रूट बोलते हैं। ये क्या? ये प्रॉप रूट है। ये किसमें मदद करता है? ये मतलब जो बैलेंस करने के लिए या सपोर्ट करने के लिए ये प्रॉप रूट मदद करता है। किसको? बैनियन ट्री को। तो प्रॉप रूट का एग्जांपल क्या है? बैनियन ट्री। ठीक, अब आते हैं स्टिल्ड रूट। स्टिल्ड रूट कहाँ कहाँ मिलता है? मेज में और किसमें? शुगर केन में। तो स्टिल्ड रूट कहाँ कहाँ मिलता है? मेज में और किसमें? शुगर केन में। ये दोनों प्लांट में स्टिल्ड रूट मिलता है। स्टिल्ड रूट कैसा होता है? लाइक ये मैंने स्टेम ड्रॉ किया है, तो स्टेम में हमें बहुत सारे नोड्स मिलते हैं। ये मैंने नोड्स ड्रॉ किया है, ठीक, ये एक नोड्स, ये एक नोड्स। तो ये मिट्टी है, तो इस लोअर नोड्स की जो एकदम नीचे वाले नोड्स है, लोअर नोड से कुछ तरह के इस तरह के रूट हमको दिखने मिलते हैं, जो लोअर नोड से निकलते हैं और मिट्टी को टच करते हैं। तो इस तरह के जो रूट है उसको स्टिल्ड रूट कहते हैं। ये किस में मदद करता है? ये भी सपोर्ट में मदद करे। ठीक, तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, स्टिल्ड रूट। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? Which of the following chemical intermediates are the products of light reaction in the photosynthesis? किसमें? तो हमसे पूछा गया है लाइट रिएक्शंस का प्रोडक्ट बताओ। तो हमको पता है कि लाइट रिएक्शन में क्या क्या प्रोडक्ट मिलते हैं? ATP, NADPH एंड और एक प्रोडक्ट मिलते हैं ऑक्सीजन, O2। तो लिप से बाहर निकल जाता है और ATP, NADPH को हम इंटरमीडिएट बोलते हैं। क्यों इंटरमीडिएट क्यों बोलते हैं? बिकॉज ATP एंड NADPH लाइट रिएक्शंस के बाद जो डार्क रिएक्शन आएगा, मतलब जो केल्विन साइकिल आएगा, उसमें ATP और NADPH यूज होता है। तो इसलिए हम इसको इंटरमीडिएट बोलते हैं। हम ऑक्सीजन को इंटरमीडिएट नहीं बोलते, बिकॉज ऑक्सीजन लाइट रिएक्शन में प्रोडक्ट बनने के बाद O2 लीप से निकल जाता है, तो वो तो इंटरमीडिएट नहीं होगा, इसलिए इस ऑप्शन में O2 गिवन नहीं है। तो केमिकल इंटरमीडिएट कौन कौन सा हुआ? ATP एंड NADPH। तो ये देखो, ये मैंने एक क्लोरोप्लास्ट ड्रॉ किया है। आपको पता है कि क्लोरोप्लास्ट क्या है? क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेन का है। कौन कौन सा सेल का जो सेल है वो डबल मेम्ब्रेन का है? एक हमको पता है क्लोरोप्लास्ट है, और एक क्या है? एक माइटोकॉन्ड्रिया है। ठीक, और सभी लोग क्या है? और सभी लोग तो सिंगल मेम्ब्रेन का है। तो क्लोरोप्लास्ट हमने क्या जान लिया? क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेन का है, ये हमने जान लिया। तो क्लोरोप्लास्ट में टू ए होता है, एक तो ग्रेना और एक है स्ट्रोमा। ठीक, ग्रेना मतलब ये जो थैले जैसा फ्रैगमेंट्स है उसको हम ग्रेना कहते हैं। ये पूरे जो थैला है, इस पूरे थैला को हम क्या कहते हैं? ग्रेना बोलते हैं। और एक, अगर हम उसका एक फ्रैगमेंट ले तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम थाइलाकॉइड कहते हैं। ठीक,
और ये दोनों थैला को जो जोड़ के रखता है, जो अटैच करके रखता है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम स्ट्रोमा लैमेले बोलते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? स्ट्रोमा लैमेले बोलते हैं। तो इन ग्रैना में मतलब इन थाइलाकॉइड के जो मेम्ब्रेन्स है, ये मेम्ब्रेन, ये मेम्ब्रेन, ये मेम्ब्रेन, इसमें क्या क्या होता है? एक तो PS1 होता है, PS2 होता है। PS1 मतलब फोटो सिस्टम 1, PS2 फोटो सिस्टम 2 होता है। ठीक, एक ग्रैना में देखो, ये सारे ग्रैना में फोटो सिस्टम 1, फोटो सिस्टम 2 और क्या होता है? और इलेक्ट्रॉन सिस्टम चेंज मतलब जो आपने पढ़ा होगा लाइट रिएक्शन में PS2 का इलेक्ट्रॉन एक्साइटमेंट होता है, फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की मदद से वो PS1 के पास वापस आ जाता है। ठीक, और स्ट्रोमा लैमेला में क्या है? स्ट्रोमा लैमेला में सिर्फ और सिर्फ PS1 होता है। सिर्फ क्या होता है? PS1 होता है। और स्ट्रोमा में क्या क्या होता है? स्ट्रोमा में देखो, स्ट्रोमा में जो डार्क रिएक्शन तो स्ट्रोमा में ही होता है। लाइट रिएक्शन कहाँ होता है? लाइट रिएक्शन ग्रैना में होता है। और डार्क रिएक्शन कहाँ पर होता है? डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा में होता है। तो स्ट्रोमा में क्या क्या होना चाहिए? डार्क रिएक्शन का एंजाइम्स होना चाहिए। और क्या है? स्ट्रोमा में अपना क्लोरोप्लास्ट का अपना डीएनए है, क्लोरोप्लास्ट का अपना आरएनए भी स्ट्रोमा में है, और बहुत सारे प्रोटीन्स जो डीएनए आरएनए बनाने में मदद करता है, और जो डार्क रिएक्शन में मदद करता है, वो सारा प्रोटीन कहाँ पर है? स्ट्रोमा में ही अवेलेबल होता है। ठीक, फिर क्या है? देखो, अगर PS1 एंड PS2 दोनों एक्टिव हो, मतलब जो लाइट रिएक्शन हो, लाइट रिएक्शन कहाँ पर होना चाहिए? ग्रैना में होना चाहिए। तो क्या क्या प्रोडक्ट होगा? तो ATP होगा, NADPH होगा, और ऑक्सीजन गैस निकलेगा। मतलब जब PS1 और PS2 कब फंक्शनल होगा? दोनों ही एक्टिव होना चाहिए। दोनों एक्टिव कब होगा? जब लाइट की वेवलेंथ 680 नैनोमीटर से कम होगा या 680 नैनोमीटर होगा, तब ये दोनों मतलब PS1 एंड PS2 ये दोनों एक्टिव होगा। और ग्रैना में ये लाइट रिएक्शन होना चाहिए। अगर स्ट्रोमा लैमेले में ये लाइट रिएक्शन हो, तो स्ट्रोमा लैमेले में तो सिर्फ PS1 है, सिर्फ क्या प्रेजेंट है? PS1 प्रेजेंट है। तो स्ट्रोमा लैमेले में जो प्रोडक्ट आएगा वो सिर्फ और सिर्फ ATP आएगा। सिर्फ क्या आएगा? ATP आएगा। और ये कंडीशन है अगर वेवलेंथ 680 नैनोमीटर से ज़्यादा है, और 700 और क्या है? और 700 नैनोमीटर से कम, या 700 नैनोमीटर है, 680 नैनोमीटर से ज़्यादा होना चाहिए, 680 नैनोमीटर से ज़्यादा होना चाहिए अगर PS1 को फंक्शनल करना है। अगर लाइट रिएक्शन में सिर्फ और सिर्फ ATP हमको प्रोडक्ट में चाहिए। NADPH यहाँ पर नहीं बनेगा, और ऑक्सीजन गैस भी यहाँ पर नहीं बनेगा। तो ये समझ में आया कि PS1 PS2 दोनों कब एक्टिव होंगे, और सिर्फ PS1 कब एक्टिव होगा। यस। और फिर देखो, ये ल्यूमेन है। अगर हम एक थाइलाकॉइड ड्रॉ करें, ये तो मैंने पूरा ग्राना दिखाया है, पर अगर हम एक थाइलाकॉइड की ओर नज़र डालें, तो एक थाइलाकॉइड में क्या क्या होगा? एक थाइलाकॉइड के अंदर, ये तो थाइलाकॉइड का मेम्ब्रेन है, और थाइलाकॉइड के भीतर जो भीतर वाला जो फ्रैगमेंट है, उसमें क्या है? भीतर वाला जो हिस्सा है, उसमें क्या है? उसमें ल्यूमेन है। ल्यूमेन में क्या क्या होगा? ल्यूमेन में देखो, ल्यूमेन में तो H2O है, H2O से तो H प्लस एंड O2 गैस निकलता है। ल्यूमेन में ही ये रिएक्शन होता है। और ल्यूमेन में क्या क्या है? ल्यूमेन में कई तरह के मेटल आयंस है, कई तरह के एंजाइम्स है, ये सारे ल्यूमेन में पाया जाता है। ठीक, ये एक थाइलाकॉइड की डायग्राम है। तो समझ में आया कि कब PS1 और PS2 दोनों एक साथ में फंक्शनल होगा, और कब सिर्फ PS1 फंक्शनल होगा, और क्या क्या प्रोडक्ट आएगा अगर ये दो रिएक्शन हुआ। तो देखो, PS1 और PS2 जब दोनों एक साथ में फंक्शनल होगा, तो वहाँ पर जो लाइट रिएक्शन होगा उसको हम नॉन साइक्लिक लाइट रिएक्शन बोलते हैं, और जिसको आप जेड स्कीम बोलते हैं, अगर ये दोनों फंक्शनल हुआ। ठीक, और अगर सिर्फ PS1 फंक्शनल हुआ, मतलब वो लाइट रिएक्शन स्ट्रोमा लैमेले में हो रहा है, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन बोलते हैं, साइक्लिक लाइट रिएक्शन बोलते हैं। बिकॉज PS1 से अगर इलेक्ट्रॉन एक्साइटमेंट होके जब निकलेगा, तो वापस वो PS1 में भी आ जाएगा। तो इसीलिए उसको हम साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन निकलते हैं बोलते हैं। ये समझ में आया?
तो क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, which of the following organisms produce क्राई प्रोटीन। तो कौन क्राई प्रोटीन प्रोड्यूस करता है? आपको पता है कि क्राई प्रोटीन कौन प्रोड्यूस करता है? अरे भाई बैसिलस thuringiensis, जिसको आप बीटी बोलते हो, जिसको आप क्या कहते हैं, बीटी बोलते हो, वो बैसिलस thuringiensis क्या रिलीज करता है? क्राई प्रोटीन रिलीज करता है। तो आइए जानते हैं कि क्राई प्रोटीन अगर करता तो करता क्या है, और ये इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट हम कैसे बनाते हैं, और ये इंसेक्ट को कैसे मारता है, ये चलिए आइए हम जानते हैं, बिकॉज ये पोर्शन इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। ठीक, पहले क्या होगा, पहले हम क्राई जीन आइसोलेट करेंगे, किससे? फ्रॉम बैसिलस thuringiensis बैक्टीरिया। पहले हम बैसिलस thuringiensis, ये जो बैक्टीरिया है जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बीटी भी बोलते हैं, उससे हम पहले क्राइजीन आइसोलेट करेंगे। ठीक, फिर क्या करेंगे, फिर क्राइजीन को हम एंटर करेंगे, क्राइजीन एंटर इनटू प्लांट। जिस भी प्लांट में आप उसको जिस भी प्लांट को आप इंसेक्ट रेजिस्टेंट बनाना चाहते हो, उसमें आप क्राइजीन को एंटर कर दो विद द हेल्प ऑफ बायोटिक। तो बायोटिक की मदद से मतलब क्या, मतलब जो हमको पता है प्लाज्मिड की मदद से हम जीन को रिप्लेस करके उससे रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाकर उससे हम डालते हैं किसी भी होस्ट में। ये होस्ट है, यहाँ पर होस्ट एक प्लांट है, प्लाज्मिड की मदद से या वेक्टर की मदद से हम उसको प्लांट में या होस्ट में हम उसको डालते हैं। वैसे ही हम क्राइजीन को प्लांट में एंटर कर देंगे। ठीक, फिर क्या होगा, फिर क्राइजीन जैसे ही प्लांट में एंटर करेगा, क्राइजीन से क्या बनेगा, एमआरएनए बनेगा। आपको पता है डीएनए से क्या बनता है, डीएनए से एमआरएनए बनता है। तो ये जो क्राइजीन जिस भी डीएनए में होगा वो क्या बनाएगा, पहले पहले वो एमआरएनए बनाएगा। प्लांट के अंदर ही ये सब प्रोसेस हो रहा है। ठीक, तो डीएनए से पहले एमआरएनए बनेगा, फिर एमआरएनए से क्राई प्रोटीन बनेगा। ये जो क्राई प्रोटीन बनेगा वो क्या होगा, वो इनएक्टिव फॉर्म में बनेगा। वो क्या होगा, इनएक्टिव फॉर्म में होगा। नहीं तो क्या होगा, वो तो प्लांट को भी मरा देगा ना क्राई प्रोटीन, इसलिए क्राई प्रोटीन इनएक्टिव फॉर्म में होता है। किसमें, प्लांट के अंदर प्रोड्यूस होता है क्राई प्रोटीन इनएक्टिव तरह के फॉर्म इन द प्लांट। ठीक, फिर क्या होगा, जब इंसेक्ट आएगा, इफ इंसेक्ट ईट एनी पार्ट ऑफ दिस प्लांट, अगर इंसेक्ट आएगा इस प्लांट के पास और ये इंसेक्ट प्लांट में अगर किसी भी पार्ट में को खाए और किसी भी पार्ट को छुए, तो क्या होगा, क्राई प्रोटीन एंटर इनटू द मिडगट ऑफ द इंसेक्ट। तो क्या होगा, जो क्राई प्रोटीन प्लांट के अंदर था वो इंसेक्ट के मिडगट के अंदर घुस जाएगा। तो क्या होगा, इंसेक्ट के मिडगट के अंदर घुस जाएगा। और हमको पता है कि इंसेक्ट के मिडगट के अंदर अल्कलाइन मीडियम होता है। आपको पता है कि इंसेक्ट के मिडगट के अंदर अल्कलाइन मीडियम होता है। तो उस अल्कलाइन मीडियम में क्या होगा, क्राई प्रोटीन एक्टिव हो जाएगा। जो इनएक्टिव क्राई प्रोटीन प्लांट बॉडी के अंदर था, वो इंसेक्ट की अल्कलाइन गट में, अल्कलाइन मीडियम में आके वो एक्टिव फॉर्म में आ जाएगा। फिर क्या होगा, फिर वो क्राई प्रोटीन अटैच हो जाएगा विद द वॉल ऑफ द मिडगट। तो मिडगट की जो वॉल है वो वॉल में क्राई प्रोटीन अटैच हो जाएगा। फिर क्या करेगा, फिर वो गट में छोटे छोटे पोर्स बनाएगा। तो क्रिएट पोर्स इन द गट, गट में पोर्स बनाएगा। फिर क्या होगा, इंसेक्ट का जो बॉडी है अगर पोर फिर क्या होगा, फिर इंसेक्ट का जो बॉडी है वो स्वेलअप कर जाएगा और लाइसिस हो जाएगा इंसेक्ट का बॉडी, मतलब फूल जाएगा। और अल्टीमेटली क्या होगा, अल्टीमेटली डेथ ऑफ द इंसेक्ट। ठीक, तो इस तरह से क्राई प्रोटीन वर्क करता है और इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट हम बायोटिक की मदद से बनाते हैं और ऐसे इंसेक्ट को हम मार देते हैं। ठीक, ये समझ में आया। तो क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, आ हाइपोथेटिकल प्लांट स्पीसीज शोज 2 फ्लावर कलर। तो 2 फ्लावर कलर दिखा रहा है।
फिनोटाइप क्या क्या, रेड एंड व्हाइट कलर, ठीक। रेड इज डोमिनेंट ओवर व्हाइट, तो रेड क्या है, रेड डोमिनेंट है किसके ऊपर, व्हाइट के ऊपर। इन ए पॉपुलेशन, एक पॉपुलेशन में दिस फ्लावर कलर लोकस वॉज फाउंड टू बी इन हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम, तो ये फ्लावर कलर किसको फॉलो कर रहा है, हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम को फॉलो कर रहा है, ठीक। इफ 490 आउट ऑफ अ टोटल पॉपुलेशन साइज ऑफ 100 प्लांट्स वर फाउंड टू बी व्हाइट फ्लावर, तो 490 क्या है, 490 व्हाइट कलर की फ्लावर है। तो पूछा क्या है, हाउ मेनी ऑफ द रेड फ्लावर प्लांट्स विल बी हेटेरोजाइगस, तो पूछा है रेड कलर की हेटेरोजाइगस फ्लावर कितने होंगे, ठीक। तो चलिए इसको हम करते हैं। तो हार्डी विनबर्ग के इक्विलिब्रियम से हमको ये पता है कि पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर इजिकल टू 1 होता है, ये हमको पता है। यहाँ पर पी स्क्वायर, यहाँ पर क्वेश्चन के हिसाब से, क्वेश्चन के मुताबिक पी स्क्वायर क्या है, प्योर रेड है, 2pq क्या है, हेटेरोजाइगस रेड फ्लावर है, और क्यू स्क्वायर क्या है, वाइट कलर की फ्लावर है, ठीक। और हमको क्यू स्क्वायर क्या गिवन है, 490 हमको गिवन है कि व्हाइट कलर फ्लावर कितने हैं, 490 है। तो यहाँ पर हमने पुट कर दिया है कि क्यू स्क्वायर का वैल्यू क्या है, 490 है, ठीक। तो और अगर हम फ्रैक्शन निकाले, फ्रैक्शन ऑफ क्यू स्क्वायर मतलब 100, जो टोटल तो हमको 100 फ्लावर गिवन था, टोटल सब मिला के 100 फ्लावर हमको गिवन था, तो 100 फ्लावर में से कितने व्हाइट फ्लावर है, अगर हम फ्रैक्शन निकाले तो फ्रैक्शन कितना आएगा, 0.49, क्या, फ्रैक्शन ऑफ क्यू स्क्वायर मतलब व्हाइट फ्लावर की फ्रैक्शन, मतलब 100 फ्लावर में से व्हाइट फ्लावर कितना है, कितना फ्रैक्शन है, तो वो आएगा 0.49 आएगा, ठीक। अब हम अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ क्यू एलिल निकाले, मतलब जो रिसेसिव एलिल है, रिसेसिव एलिल का फ्रीक्वेंसी निकाले तो क्या होगा, ये देखो यहाँ पर क्यू स्क्वायर के वैल्यू हमको गिवन है 0.49, तो अगर हम क्यू निकालना चाहे तो हमको रूट करना पड़ेगा, तो रूट 0.49 क्या आएगा, 0.7 आएगा, तो क्यू एलिल की फ्रीक्वेंसी क्या आया, 0.7 आया। और हार्डी विनबर्ग के एक और फॉर्मूला से हमको पता है कि P प्लस क्यू इजिकल टू 1 होता है, मतलब जो डोमिनेंट एलिल की फ्रीक्वेंसी प्लस रिसेसिव एलिल का फ्रीक्वेंसी का सम क्या होता है, 1 होता है, ठीक। तो यहाँ से हमको P की वैल्यू निकल जाएगा, P इजिकल टू क्या होगा, 1 माइनस क्यू, तो Q का वैल्यू हम पुट कर देंगे इस इक्वेशन में, क्या आ जाएगा, 0.3 आ जाएगा P एलिल की फ्रीक्वेंसी, ठीक। अब हमसे क्या पूछा है, हेटेरोजाइगस रेड जो फ्लावर है वो कितना आएगा, तो पहले जो हम निकालेंगे हेटेरोजाइगस रेड, हमको यहाँ पर है 2pq हमको गिवन है, बट P और Q क्या है, एलिल की फ्रीक्वेंसी है, तो जो भी निकालेगा, जो भी निकलेगा वो फ्रैक्शन में निकलेगा, ठीक। तो हेटेरोजाइगस रेट क्या होगा, 2p इंटू क्यू, तो 2 की वैल्यू हमने, बिकॉज यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने लिखा था 2pq क्या है, हेटेरोजाइगस रेट है, तो यहाँ पर भी मैंने हेटेरोजाइगस रेट की जगह 2pq ही बैठा दिया है, तो 2 इंटू पी की वैल्यू क्या है, 0.3, क्यू की वैल्यू क्या है, 0.7, तो इसको अगर कैलकुलेशन करें तो 0.42 आ रहा है, बट ये किस में आ रहा है, फ्रैक्शन में आ रहा है, बिकॉज पी एलिल की फ्रीक्वेंसी है, क्यू एलिल की फ्रीक्वेंसी है, ये फ्रैक्शन है, तो फ्रैक्शन में निकालेगा। और अगर हम इसका नंबर चाहे, इसका वैल्यू चाहे तो हेटेरोजाइगस रेट की, तो टोटल नंबर ऑफ जो फ्लावर है उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो फ्रैक्शन को अगर हम टोटल नंबर से, टोटल नंबर ऑफ प्लांट से मल्टीप्लाई करते तो क्या आएगा, 420 नंबर के हेटेरोजाइगस रेड मिलेगा, तो आंसर क्या होगा, 420। तो सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, 420। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, ट्रोपोनिन कंट्रोल्स बाइंडिंग ऑफ एक्टिन टू मायोसिन मोटर देयर बाई रेगुलेटिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन। यस, हमको पता है कि ट्रोपोनिन कंट्रोल करता है, बिकॉज ट्रोपोनिन को एक्टिन, ट्रोपोनिन क्या करता है, मास्क कर देता है एक्टिन फिलामेंट को, किससे, मायोसिन से, ठीक। तो बाइंडिंग ऑफ विच मेटल आयन्स टू ट्रोपोनिन इज क्रूशियल फॉर दिस प्रोसेस। तो कौन सा मेटल आयन जुड़ेगा, हमको पता है कि कैल्शियम आयन जुड़ता है, कैल्शियम आयन जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम से निकलता है वो कौन से, ट्रोपोनिन के टीपीसी जो यूनिट है उससे बाइंड हो जाता है,
बिकॉज बाइंड हो जाता है, सो क्या होगा, सो देयर आफ्टर क्या होगा, जो ट्रोपोनिन का जो मास्किंग है, ट्रोपोनिन का जो यूनिट मास्क कर देता है एक्टिन फिलामेंट को मायोसिन से जुड़ने से, वो हट जाएगा। फिर मसल कंडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। तो कौन सा मेटल आयन हुआ, कैल्शियम। फिर क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, द फॉलोइंग वाट डायग्राम डिपिक्ट्स आ फूड चेन इन ए फॉरेस्ट। तो एक फॉरेस्ट का क्या दिया है, फूड चेन हमको गिवन है। पहले क्या है, पहले ट्रीज है लाइक एस्पेन, विलो इटीसी। फिर क्या है, फिर हार्बीवोर है लाइक एल्क, एंड फिर प्रीडेटर है लाइक उल्फ। पूछा क्या है, which is the most likely outcome of depletion in the predator population। तो पूछा है अगर प्रेडेटर पॉपुलेशन घट जाए, कम हो जाए, तो क्या आउटकम आएगा, मतलब प्रेडेटर की पॉपुलेशन कम घट जाए। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, इंक्रीज ब्राउजिंग बाय द हार्बीवोर्स स्टिमुलेट द प्लांट ग्रोथ लीडिंग टू इंक्रीज प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। नहीं, देखो अगर प्रेडेटर की पॉपुलेशन घट जाए तो हार्बीवोर का पॉपुलेशन क्या होगा, बढ़ जाएगा, बिकॉज इनको खाने वाला क्या है, कम हो जाएगा। फिर इनको कोई नहीं खाएगा तो इसका पॉपुलेशन क्या होगा, बढ़ जाएगा। अगर इसका पॉपुलेशन बढ़ जाए तो ट्री का पॉपुलेशन क्या होगा, ट्री का पॉपुलेशन घट जाएगा, बिकॉज ये तो नंबर में कांस्टेंट ही है, जो आगे ही था, जो आगे था वो बाद में भी होगा। बट बाद में क्या है, बाद में क्या हुआ कि हार्बीवोर का पॉपुलेशन बढ़ गया, बिकॉज प्रेडेटर का पॉपुलेशन घट गया, डिप्लीशन हो गया है, घट गया है। तो अगर हार्बीवोर का पॉपुलेशन बढ़ जाएगा तो ट्रीज का पॉपुलेशन क्या होगा, घट जाएगा, बिकॉज हार्बीवोर ज़्यादा नंबर के हो गए हैं और ट्रीज का पॉपुलेशन, ट्री तो कांस्टेंट है, तो ज़्यादा हार्बीवोर क्या होगा, ज़्यादा ट्रीज खा लेगा, तो ट्रीज का पॉपुलेशन क्या होगा, घट जाएगा। तो ये तो नहीं होगा, बिकॉज इसमें क्या कह रहा है, इंक्रीज द प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, मतलब ट्रीज का पॉपुलेशन इंक्रीज हो गया है, नहीं ये तो नहीं हुआ है। ऑप्शन नंबर बी क्या है, outgrowth of herbivore population causing the reduction in the tree populations, and therefore if the process continues the entire ecosystem will break down। yes, ये सही है, ऑप्शन बी मुझे सही लग रहा है, बिकॉज अगर प्रीडेटर की पॉपुलेशन घट जाएगा तो ओवर ग्रोथ हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हार्बीवोर का पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। फिर अगर बढ़ गया तो क्या करेगा, तो ट्री का जो पॉपुलेशन है, ट्री का पॉपुलेशन रिडक्शन हो जाएगा, ट्री का पॉपुलेशन घट जाएगा, बिकॉज हार्बीवोर का नंबर बहुत ज़्यादा है, तो वो ट्री को खा लेगा, बहुत ज़्यादा ट्री को खा लेगा, तो ट्री का पॉपुलेशन क्या होगा, ट्री का पॉपुलेशन घट जाएगा। एंड इफ इस प्रोसेस अगर कंटिन्यू हो, ये प्रोसेस अगर चल रहा है, अगर चला, तो क्या होगा, एंटायर इकोसिस्टम ब्रेकडाउन, इकोसिस्टम तो हिल जाएगा, बिकॉज इकोसिस्टम एक स्टेबल है, तो इकोसिस्टम का स्टेबिलिटी क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा। फिर ऑप्शन सी में क्या है, नो चेंज इन द इकोसिस्टम एज द हार्बीवोर एंड द ट्री पॉपुलेशन विल कंटिन्यू टू मेंटेन इक्विलिब्रियम। नहीं भाई, इक्विलिब्रियम तो नहीं बनाएगा और चेंज तो होगा ही होगा, ठीक। ऑप्शन नंबर डी में क्या है, ओवर ग्रोथ ऑफ हार्बीवोर पॉपुलेशन विदाउट एनी चेंज इन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द इकोसिस्टम। नहीं, अगर हार्बीवोर का पॉपुलेशन बढ़ गया तो ट्री का पॉपुलेशन क्या होगा, रिडक्शन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ इंटरफेरॉन। किसका, हमको इंटरफेरॉन का पूछा गया है। आपको पता है इंटरफेरॉन क्या है, जो आपके बॉडी के अंदर जो वायरस इन्फेक्टेड सेल है, मान लिए कि एक सेल को वायरस ने इन्फेक्ट कर दिया है, ठीक, तो वो सेल जो वायरस इन्फेक्टेड है, उस सेल से एक प्रोटीन जैसी, प्रोटीन टाइप की एक सब्सटेंस निकलता है जिसको हम इंटरफेरॉन बोलते हैं। ये इंटरफेरॉन क्या करता है, इस देखो, ये वायरस इन्फेक्टेड सेल के नेबर में, आसपास में जो भी वायरस ने इन्फेक्ट नहीं किया है, जो अनइफेक्टेड सेल्स है, उन सेल्स में ये इंटरफेरॉन जाता है और वायरस के इन्फेक्शन रोकता है और ये सेल को नष्ट कर देता है, ठीक। तो इंटरफेरॉन क्या करता है, वायरस इन्फेक्टेड सेल खुद ये इंटरफेरॉन रिलीज करता है और वो क्या करेगा, जो नेबर्स के जो अनइफेक्टेड सेल्स
है जिसमें कि वायरस की इन्फेक्शन नहीं हुआ है, उसमें वो वायरस की इन्फेक्शन नहीं होने देगा। ठीक, उसमें वो वायरस का इन्फेक्शन नहीं होने देगा, वो वायरस की इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करेगा। तो आइए ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन ए क्या है? आ सिंथेटिक न्यूरोट्रांसमीटर। नहीं भाई, न्यूरोट्रांसमीटर नहीं, ये एक प्रोटीन है। ऑप्शन नंबर बी में क्या है? क्लास ऑफ प्रोटीन सिक्रेटेड बाय बी लिम्फोसाइट। नहीं, कौन सिक्रेट करता है? खुद वायरस इन्फेक्टेड सेल रिलीज करता है। सी क्या है? सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स। नहीं, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स भी नहीं है। डी में क्या है? क्लास ऑफ प्रोटीन सिक्रेटेड बाय वायरस इन्फेक्टेड सेल्स एंड आर इन्वॉल्व इन द प्रोटेक्टिंग अनइफेक्टेड सेल्स। यस, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट, बिकॉज ये एक तरह के प्रोटीन्स है जो कि वायरस इन्फेक्टेड सेल सिक्रेट करता है और जो क्या काम करता है? इन्वॉल्व इन द प्रोटेक्टिंग अनइफेक्टेड सेल को प्रोटेक्ट करता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स आर एक्सपेक्टेड व्हेन लाइपेज एक्ट्स ऑन डाइग्लिसराइड। तो जब लाइपेज डाइग्लिसराइड में एक्ट करता है तो क्या क्या प्रोडक्ट हमको मिलता है? तो पहले तो जान लो डाइग्लिसराइड किस किस से मिलकर बना है। ठीक, डाइग्लिसराइड किस किस से मिलकर बना है? एक तो ग्लिसरॉल की मॉलिक्यूल, एक क्या है? एक ग्लिसरॉल की मॉलिक्यूल है प्लस 2 फैटी एसिड, 2 फैटी एसिड से मिलकर बना है। ठीक, किस किस से? एक ग्लिसरॉल और 2 फैटी एसिड लाइक डाइग्लिसराइड। फिर अगर ट्राइग्लिसराइड पूछा तो ट्राइग्लिसराइड भी एक ग्लिसरॉल और 3 फैटी एसिड से मिलकर बना है। और अगर पूछा मोनोग्लिसराइड तो मोनोग्लिसराइड एक ग्लिसरॉल प्लस एक फैटी एसिड से मिलकर बना है। ठीक, और लाइपेज देखो, डाइजेशन में अगर आप ट्राइग्लिसराइड, अगर आप तो ट्राइग्लिसराइड ही हम ईट करते हैं, ट्राइग्लिसराइड जिसको आप लिपिड और फैट बोलते हैं, उसको ही हम लेते हैं डाइट की थ्रू। ठीक, तो लाइपेज डाइजेशन में लाइपेज प्रोड्यूस होता है किस किस से? लाइपेज कहाँ कहाँ से आते हैं? एक तो पैनक्रियाटिक जूस से लाइपेज आता है और दूसरा इंटेस्टाइन से, स्मॉल इंटेस्टाइन से लाइपेज आता है। वो क्या करता है? पैनक्रियाटिक जूस से जो लाइपेज आता है वो ट्राइग्लिसराइड को मोनोग्लिसराइड प्लस फैटी एसिड में, 2 फैटी एसिड में तोड़ता है। ठीक, और स्मॉल इंटेस्टाइन से जो लाइपेज आता है वो मोनोग्लिसराइड हो या डाइग्लिसराइड हो, उसको किस किस में तोड़ेगा? एक तो फैटी एसिड में और दूसरा ग्लिसरॉल में। फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल क्या है? फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल स्मॉल एब्जॉर्बेबल सब्सटेंस है। ठीक, इसको ही हम इन दोनों को ही हम स्मॉल इंटेस्टाइन से एब्सॉर्ब करते हैं। तो किसमें टूटेगा डाइग्लिसराइड? फैटी एसिड में और ग्लिसरॉल। अगर आपसे पूछे कितना कितना, तो एक ग्लिसरॉल में और 2 फैटी एसिड में। ठीक, फिर क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? रेडियल सिमेट्री। क्या है? रेडियल सिमेट्री इज नॉट, नॉट के ऊपर अंडरलाइन करना कि है क्या है? नॉट फाउंड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सा। तो कौन सी टैक्सा में रेडियल सिमेट्री हमको नहीं मिलता? इकाइनोडर्माटा। देखो, इकाइनोडर्माटा में एक एक्सेप्शन है। इकाइनोडर्माटा के जो बेबीज है, जो बच्चे इकाइनोडर्माटा है, उसमें तो हमको बाइलेटरल सिमेट्री मिलता है। बट जो एडल्ट है, जो एडल्ट इकाइनोडर्माटा है, उसको, उसमें हमको क्या मिलता है? उसमें हमको रेडियल सिमेट्री देखने को मिलता है। तो इसको हम छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं निडारिया। निडारिया में रेडियल सिमेट्री मिलता है। टीनोफोरा, टीनोफोरा में भी रेडियल सिमेट्री मिलता है। साइक्लोस्टोमाटा नहीं, साइक्लोस्टोमाटा में तो बाइलेटरल सिमेट्री मिलता है, हमको पता है। तो हमसे वही पूछा गया है कि किसमें रेडियल सिमेट्री नहीं मिलता, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, किसमें? साइक्लोस्टोमाटा में नहीं मिलता। रेडियल सिमेट्री मतलब, रेडियल सिमेट्री मतलब 2 टुकड़े, एक एनिमल को हम 2 टुकड़े में कर सकते हैं बहुत सारे प्लेन की मदद से। बहुत सारे प्लेन से हम एनिमल को 2 टुकड़े कर सकते हैं, उसको रेडियल सिमेट्री बोलते हैं। और एक होता है बाइलेटरल सिमेट्री। बाइलेटरल सिमेट्री मतलब एक ही प्लेन से, सिर्फ एक ही प्लेन से हम उस एनिमल का 2 टुकड़ा कर सकते हैं। ठीक, उसको हम बाइलेटरल सिमेट्री बोलते हैं। तो आइए जान लेते हैं एनिमल किंगडम में किस किस तरह के सिमेट्री हमको दिखते हैं।
तो ये एवोल्यूशन है एनिमल किंगडम का। फर्स्ट पॉडीफेरा आया था, फिर निडारिया, फिर टिनोफोरा, फिर प्लैटीहेलमिन्थेस, फिर एस्केलहेलमिन्थेस, फिर एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्माटा, हेमिकॉर्डाटा, फिर कॉर्डाटा। ठीक, तो पॉडीफेरा में क्या होगा? पॉडीफेरा तो मोस्टली पॉडीफेरन क्या है? एसिमेट्रिकल है, मतलब उसमें कोई भी सिमेट्री नहीं मिलता हमको। फिर निडारिया और टिनोफोरा क्या है? निडारिया और टिनोफोरा में हमको रेडियल सिमेट्री मिलता है। फिर प्लेटी से एकदम कॉर्डेटा तक हमको बाइलेटरल सिमेट्री ही मिलता है। पर याद रख लेना इकाइनोडर्माटा, ये क्वेश्चन में आता है कि इकाइनोडर्माटा में एक एक्सेप्शन है। इकाइनोडर्माटा के जो लार्वा है उसमें तो बाइलेटरल सिमेट्री मिलता है, बट जो एडल्ट इकाइनोडर्माटा है उसमें हमको रेडियल सिमेट्री दिखने को मिलता है। तो ये स्टार मार्क कर लेना कि जो इकाइनोडर्माटा है उसके लार्वा में बाइलेटरल सिमेट्री और एडल्ट में रेडियल सिमेट्री। तो ये था एनिमल किंगडम का सिमेट्री वाला पार्ट, इसको आप कर लेना। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? रीएब्जॉर्प्शन ऑफ विच ऑफ दिस मॉलिक्यूल्स इन किडनी ऑकर्स भाया पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो किसका रीएब्जॉर्प्शन पैसिव ट्रांसपोर्ट से होता है, ये हमसे पूछा गया है। आपको पता है जो किस किस का पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है? जो नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं लाइक एमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, इन सब का पैसिव ट्रांसपोर्ट से रीएब्जॉर्प्शन होता है। और जो नेगेटिव आयन्स होते हैं लाइक क्लोराइड Cl माइनस, बाइकार्बोनेटाइन HCO3 माइनस, ये जो नेगेटिव आयन्स होते हैं इनका भी पैसिव ट्रांसपोर्ट से रीएब्जॉर्प्शन होता है। तो कौन कौन सा मॉलिक्यूल्स का पैसिव ट्रांसपोर्ट से रीएब्जॉर्प्शन होता है? एक तो नाइट्रोजनस वेस्ट का और दूसरा नेगेटिव आयन्स का। ठीक, तो ऑप्शन में बढ़ते हैं यूरिया। यूरिया तो नाइट्रोजनस वेस्ट है, तो इसका तो पैसिव ट्रांसपोर्ट होगा। ठीक, आपको पता है यूरिया कहाँ से रीएब्जॉर्प्शन होता है? CD कलेक्टिंग डक्ट से। यूरिया का रीएब्जॉर्प्शन कहाँ से होता है? नेफ्रॉन का कौन सा वाला पार्ट से? तो कलेक्टिंग डक्ट से होते हैं। ठीक, और बी में क्या है? ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। ग्लूकोज का क्या होता है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। और कहाँ से होता है? PCT से। 100% देखो, ग्लूकोज हो, एमाइनो एसिड हो, फ्रुक्टोज हो, इन सब का 100% रीएब्जॉर्प्शन होता है। ये याद रख लेना, 100% रीएब्जॉर्प्शन होता है। ग्लूकोज का हो, एमाइनो एसिड का हो, ये कहाँ से? सोडियम का हो, ये तीनों कहाँ से होता है? PCT से इनका रीएब्जॉर्प्शन होता है। PCT मतलब प्रॉक्सिमल कॉन्फिलेटेड ट्यूब्यूल, इससे होता है। ये तीनों का PCT से रीएब्जॉर्प्शन होता है और इन तीनों का ही एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, यूरिया। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? मैच द ह्यूमन सेल टाइप्स और स्टेजेस कॉलम 1 में गिवन है टू द नंबर ऑफ क्रोमेटिड। क्या है? ध्यान से पढ़ो, नंबर ऑफ क्रोमेटिड्स। नंबर ऑफ क्रोमेटिड्स कॉलम 2 में है। तो कॉलम 1 में G2 फेज सेल, G1 फेज सेल, स्पर्मेटोगोनिया प्री रेप्लिकेशन में, मतलब जब रेप्लिकेशन नहीं हुआ है, स्पर्मेटोगोनिया, और फिर ओवम। और यहाँ पर कॉलम में क्रोमेटिड के नंबर गिवन है। तो पहले हम स्पर्मेटोगोनिया से स्टार्ट करते हैं, फिर मैं G1 G2 फेज में आऊँगा। स्पर्मेटोगोनिया में आपको पता होगा स्पर्मेटोगोनिया का क्रोमोसोम नंबर क्या है? 2n। क्या है? 2n। रेप्लिकेशन के आगे तो क्रोमोसोम नंबर 2n है। तो हमको पता है 2n इजिकल टू, हमारे ह्यूमन सेल में 2n इजिकल टू 46 होता है। तो क्रोमेटिड्स भी क्या होगा? क्रोमेटिड्स भी 46 ही होगा। तो C का क्या होगा? C का 1 होगा, बिकॉज स्पर्मेटोगोनिया में जितने क्रोमोसोम है उतने ही क्रोमेटिड्स होंगे। ठीक, ये देखो, ये एक क्रोमोसोम है। हम तो क्रोमोसोम ऐसे ही ड्रॉ करते हैं ना कि बीच में सेंट्रोमियर और दो साइड में दो क्रोमोसोम के आर्म। तो ये देखो, ये एक क्रोमोसोम है और इसमें क्या है? क्रोमेटिड भी एक ही है, एक ही। ये देखो, ये एक ही क्रोमेटिड हम मानेंगे। तो क्रोमोसोम नंबर हमारे ह्यूमन सेल में 2n=46 होता है। तो स्पर्मेटोगोनिया में भी क्रोमेटिड कितना होगा? 46 ही होगा। ठीक, फिर हम बढ़ते हैं ओवम की ओर। ओवम में क्या है? ओवम
एन है, ओवम में क्रोमोसोम नंबर क्या है, एन है, ओवम एन होगा तो क्रोमोसोम नंबर अगर एन है तो क्रोमेटिड भी क्या होगा, क्रोमेटिड का नंबर ही एन होगा। बिकॉज इसमें भी इस तरह के होते हैं, एन होता है मतलब जो हाफ हो जाता है, बिकॉज ये होमोजाइगस है तो इसमें एन होगा। ठीक, तो ओवम में कितना होगा, एन इजिकल टू 23 होगा। तो क्रोमेटिड का नंबर डी का क्या होगा, डी का थर्ड आएगा, 23 आएगा। तो आइए ऑप्शन से चलते हैं। सी का क्या मैंने बताया, सी का 1, तो सी का 1 है। और डी का मैंने क्या बताया, डी का 3 है। तो सी का 1 है, डी का 3 नहीं, सी का 1 है नहीं। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट होगा, बिकॉज और ऑप्शन तो गलत हो गया। अब G2 फेज और G1 फेज में आते हैं। देखो यहाँ पर मैंने एक सेल साइकिल ड्रॉ किया है। उसमें ये देखो ये क्या है, ये G1 है, ये S है, ये G2 है और ये छोटा सा M फेज है। ठीक, हमें पता है कि G1 फेज में जो बॉडी के क्रोमोसोम नंबर है वही एंटर करता है, मतलब हमारे बॉडी में, हमारे ह्यूमन में 2n=46 है। तो 2n=46 नंबर के क्रोमोसोम ही, मतलब 46 नंबर के क्रोमोसोम ही G1 फेज में एंटर करेगा। ठीक, और इस फेज में क्या होगा, हमको पता है इस फेज में डीएनए कंटेंट क्या होता है, डीएनए कंटेंट डबल हो जाता है। तो इस फेज में डीएनए कंटेंट डबल हो जाएगा। होते होते जब हम G2 में पहुंचेंगे तो क्या होगा, तो क्रोमोसोम का जो प्लॉइडी है, प्लॉइडी मतलब जो हैप्लॉइड है वो हैप्लॉइड ही रहेगा, जो डिप्लॉइड है वो डिप्लॉइड ही रहेगा, मतलब प्लॉइडी तो सेम रहेगा, मतलब 2n=46 ही रहेगा G2 फेज में। मतलब ये क्रोमोसोम की नंबर है, तो क्रोमोसोम की नंबर तो सेम ही रहेगा, बट जो क्रोमेटिड है, क्रोमेटिड का नंबर डबल हो जाएगा। क्यों, बिकॉज ऑफ डीएनए डबल हो रहा है। तो क्रोमोसोम की प्लॉइडी मतलब क्रोमोसोम की नंबर सेम रहेगा, मतलब 2n है तो 2n ही रहेगा, और 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है तो 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम ही रहेगा, बट क्रोमेटिड्स का नंबर डबल हो जाएगा। देखो मैं एक एग्जाम्पल से आपको समझाती हूँ। मैंने ले लिया है 2n=4, मैंने सपोज ले लिया है। ठीक, वो 2n=4 ये नंबर की क्रोमोसोम G1 में एंटर करेगा। ठीक, तो G1 में जब ये एंटर करेगा, G1 फेज में जब ये एंटर करेगा तो क्या होगा, तो देखो ऐसे मैंने 4 क्रोमोसोम ड्रॉ किए हैं, तो ऐसे 4 क्रोमोसोम हमको दिखाई देगा किसमें, G1 फेज में। किसमें, G1 फेज में। अच्छा मैं देखो G1s और G2 में तो क्रोमेटिन फाइबर ही हमको दिखाई देता है, सिर्फ M फेज में हमको क्रोमोसोम दिखाई देता है, ये हमने पढ़ा है। बट यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि G1 में कितने क्रोमेटिन, तो मैं मान लेता हूँ कि G1 में क्रोमोसोम हाँ, दिख रहे हैं, मान लेता हूँ, बट असल में क्रोमेटिन फाइबर ही दिखता है, याद रखना। तो ये देखो ये सेंट्रोमियर है और ये एक क्रोमेटिड है। तो देखो यहाँ पर मैंने 4 क्रोमोसोम ड्रॉ किए हैं और ये एक क्रोमेटिड ही है, ये एक पूरा क्रोमेटिड, ये एक पूरा क्रोमेटिड, ये एक पूरा, तो कितने क्रोमेटिड हुए, 4। तो G1 फेज में हमको दिख रहा है कि 4 क्रोमेटिड हुए, क्रोमेटिड हो। तो अगर हम G1 से अब S से हम G2 फेज में आए, तो हमको पता है कि S फेज में डीएनए डबल हो रहा है, और G2 फेज में अगर आए तो कैसे कैसे दिखाई देगा, ये देखो ऐसे, मतलब ये क्रोमेटिड क्या होगा, सिस्टर क्रोमेटिड बन जाएगा, ऐसे जैसे कि आप सेल डिवीजन के सेल डिवीजन में आप जब ड्रॉ करते हो ना क्रोमोसोम, ऐसे ऐसे क्रोमोसोम आपको G2 फेज में मिलेगा, ऐसे क्रोमोसोम आपको G2 फेज में मिलेगा। इससे और इससे देखो यहाँ पर भी क्रोमोसोम की नंबर, क्रोमोसोम की प्लॉइडी के बराबर सेम ही है, 2n=4 है। कैसे, ये देखो ये एक क्रोमोसोम, ये एक क्रोमोसोम, ये एक क्रोमोसोम, ये एक क्रोमोसोम, तो क्रोमोसोम की नंबर तो 4 है, बट क्रोमेटिड की नंबर देखो डबल हो गया है, बिकॉज यहाँ पर एक क्रोमेटिड एक, यहाँ पर एक क्रोमेटिड 2, यहाँ पर एक क्रोमेटिड, यहाँ पर एक क्रोमेटिड 4, यहाँ पर एक क्रोमेटिड, यहाँ पर एक क्रोमेटिड 6, यहाँ पर एक क्रोमेटिड, यहाँ पर एक क्रोमेटिड 8। तो क्रोमेटिड का नंबर क्या हो गया है, डबल हो गया है, मतलब 8 हो गया है। तो यहाँ पर भी क्वेश्चन के मुताबिक G1 फेज की सेल में कितने क्रोमोसोम होंगे, 46 क्रोमोसोम होंगे, और क्रोमेटिड होंगे, सॉरी 46 क्रोमेटिड होगा, और G2 फेज में डबल हो जाएगा, 46 का डबल 92, तो क्रोमेटिड का नंबर क्या होगा, 92 हो जाएगा G2 फेज में। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी से मिला लो, ए का सेकेंड, देखो ए का सेकेंड और बी का 1, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर।
तो क्वेश्चन नंबर 12 हमको क्या कह रहा है, which of the following processes is not पूछा है, नॉट पे अंडरलाइन करना, नॉट इन्वॉल्व्ड इन फंक्शनलाइजेशन ऑफ mRNA फ्रॉम hRNA, कहाँ से, hRNA से इन द यूकैरियोट। मतलब जब hRNA से mRNA बनेगा तब कौन सा प्रोसेस इन्वॉल्व नहीं होगा, ये हमसे पूछा गया है। तो ऑप्शन पे आते हैं एमाइनो एसाइलेशन। तो एमाइनो एसाइलेशन तो यहाँ पर नहीं होता। एमाइनो एसाइलेशन मतलब जब ट्रांसलेशन प्रोसेस होता है, ट्रांसलेशन मतलब जब एमआरएनए से प्रोटीन बनता है तब क्या होगा, तब जो पहला प्रोसेस है, तब जो टीआरएनए से जब एमाइनो एसिड जुड़ेगा, जब टीआरएनए से एमाइनो एसिड जुड़ेगा तब इस प्रोसेस को एमाइनो एसाइलेशन कहते हैं। तो ये तो ट्रांसलेशन का प्रोसेस है, तो ये तो नहीं होगा। और हमसे कौन सा नहीं होगा यही पूछा है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। फिर बी में क्या है, 5 प्राइम एंड कैपिंग। तो एमआरएनए में जब एचएनआरएनए है, एचएनआरएनए में 5 प्राइम एंड का कैपिंग होता है। पॉलीएडेनाइलेशन है, पॉलीएडेनाइलेशन भी होता है 3 प्राइम एंड पर, पॉलीएडेनाइलेशन भी होता है। मतलब ए एडेनिन, बहुत सारा एडेनिन टेल पार्ट में जुड़ जाता है। फिर स्प्लाइसिंग है, स्प्लाइसिंग भी होता है। स्प्लाइसिंग किसका होता है, देखो एचएनआरएनए में दो तरह के जीन होते हैं। एक तो इंट्रॉन वाला पार्ट जो फंक्शनल नहीं है, नॉन फंक्शनल है, और एक एक्सॉन वाला पार्ट जो फंक्शनल है। तो स्प्लाइसिंग किस लिए होता है, जो इंट्रॉन वाला पार्ट है उसको रिमूव कर देते हैं एमआरएनए में। ठीक, जब एचएनआरएनए से एमआरएनए बनेगा तो इंट्रॉन वाला जो पार्ट है उसको स्प्लाइसिंग कर देगा, मतलब उसको निकाल देगा, रिमूव कर देगा, उसी को ही हम स्प्लाइसिंग बोलते हैं। ठीक, तो ये क्या नहीं होगा, एमाइनो एसाइलेशन नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, व्हिच ऑफ द following processes increase the uptake of water and mineral by the roots in the legumes। तो पूछा गया है कौन सा प्रोसेस इंक्रीज करता है वाटर एंड मिनरल्स अपटेक को इन द रूट्स ऑफ लेग्यूम्स, किसमें, लेग्यूम्स में। एक्टिव अपटेक ऑफ जाइलम नहीं, ये तो करता ही है कि एक्टिव जाइलम क्या करता है, वाटर एंड मिनरल को एक्टिव अपटेक कर लेता है। बट इसमें पूछा गया है कौन सा प्रोसेस इंक्रीज कराता है, और वो भी लेग्यूम्स में। तो पंपिंग थ्रू प्लाज्मोडेस्माटा नहीं भाई, पंपिंग थ्रू कॉर्टिकल से नहीं भैया, है डी ऑप्शन होगा करेक्ट आंसर, बिकॉज फॉर्मेशन ऑफ माइकोराइजा। माइकोराइजा क्या है, माइकोराइजा क्या है, रूट्स के जो लेग्यूम्स, जो लेग्यूमिनस प्लांट्स है उनमें रूट्स के आसपास हमको फंगस मिलते हैं। वो फंगस क्या करते हैं, फंगस के हमें पता है, फंगस के चारों ओर हमको हाइफे मिलते हैं। क्या मिलते हैं, हाइफे मिलते हैं। तो वो हाइफे क्या करेंगे, वो हाइफे बहुत सारे दूर तक, हाईवे बहुत सारे दूर तक आसपास ऐसे बिखरे हुए हैं, और वो करेगा, वो एक्टिवली अपटेक कर लेगा क्या, मिनरल्स, वाटर एंड मिनरल्स पे एक्टिवली अपटेक कर लेगा, जो एक अकेला रूट के लिए पॉसिबल नहीं है, वो हाईफे आसानी से ही कर ले जाएगा। ठीक, फंगस के हाईफे मिनरल एंड वाटर प्रोवाइड करता है रूट्स को, बदले में रूट फंगस को क्या देगा, बदले में रूट्स फंगस को नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स एंड देन सुगर्स, ये सब प्रोवाइड करेगा किसको, हाइफे को। ठीक, बिकॉज हाइफे के पास लार्जर सरफेस एरिया होता है। ऐसा लार्जर सरफेस एरिया होने के दौरान क्या होगा, वो बहुत ज़्यादा सॉइल के अंदर घुसकर वाटर एंड मिनरल ले आएगा। ठीक, ये तो फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोराइजल लेग्यूम्स में ऐसा करता है। बट बहुत सारे केसेस में ये दिखता है कि जैसा कि पाइनस के सीड्स जर्मिनेट नहीं कर सकता तब तक जब तक ना माइकोराइजा के प्रेजेंस में हुआ आए, तब तक पाइनस के सीड जर्मिनेट भी नहीं करता और सीड एस्टेब्लिश भी नहीं करता। ये भी एक स्पेशल केस है, याद रख लेना। फिर क्वेश्चन नंबर 14 क्या है,
Which of the following graphs correctly क्या है, correctly represents the relationship between population growth rate, जैसे कि हमको पता है dn/dt को हम population growth rate बोलते हैं एंड population size n की बीच में ग्राफ हमको खींचना है। इफ द पॉपुलेशन शोज लॉजिस्टिक ग्रोथ, ओ एक और कंडीशन हमको गिवन है, लॉजिस्टिक ग्रोथ हुआ है। लॉजिस्टिक ग्रोथ मतलब ए शेप कार्व होगा। लॉजिस्टिक ग्रोथ हमको पता है कि लॉजिस्टिक अगर ग्रोथ है तो ए शेप ग्राफ होगा, और अगर एक्सपोनेंशियल अगर ग्रोथ हो तो जे शेप्ड ग्राफ होगा। ठीक, तो यहाँ पर देखते हैं ऑप्शन नंबर ए में तो नहीं है, बी में तो एक्सपोनेंशियल ग्राफ दे रखा है, हाँ सी में ये गिवन है। तो सी में देखो, सी में एस शेप ग्राफ है। पहले क्या होगा, पहले लैग फेस आएगा, पहले क्या आएगा, पहले लैग फेस आएगा, फिर क्या आएगा, फिर लॉग फेस आएगा, लॉग जिसको आप एक्सपोनेंशियल भी कहते हैं, लॉग और एक्सपोनेंशियल फेस आएगा। फिर क्या आएगा, फिर एसिम्प्टोट आ जाएगा, फिर क्या है एसिम्प्टोट फेस और कांस्टेंट फेस आ जाएगा। तो मेरे साथ फिर से बोलिए, लैग, फिर लॉग, फिर एसिम्प्टोट, ये तीनों फेस आएंगे एस शेप के ग्राफ में। इसको ही हम लॉजिस्टिक ग्राफ भी, लॉजिस्टिक ग्रोथ भी बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, Which of the following processes gives rise to new organism? क्या है, न्यू ऑर्गेनिज्म गिव्स राइज करता है फ्रॉम किससे, अनफर्टिलाइज्ड ओवा से। किससे, देखो यहाँ पर कंडीशन गिवन है, अनफर्टिलाइज्ड ओवा से न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म होना चाहिए इन सम स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो हमको गिवन है कि अनफर्टिलाइज्ड ओवा से न्यू ऑर्गेनिज्म बनना चाहिए। तो पहले ऑप्शन क्या है, ऑटोगैमी, नहीं ऑटोगैमी तो नहीं होगा। ऑटोगैमी मतलब जब एक ही फ्लावर का जो पोलन है वो पोलन इसमें आएगा, स्टिग्मा में ट्रांसफर हो, तो उसको हम ऑटोगैमी बोलते हैं, मतलब एक ही फ्लावर में। ठीक, फिर पार्थेनोजेनेसिस, पार्थेनोजेनेसिस हम किसको बोलते हैं, जो अनफर्टिलाइज्ड ओवा होगा उससे अगर न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म है तो उसको हम पार्थेनोजेनेसिस, पार्थेनोजेनेसिस किसमें मिलता है, एनिमल्स में। पार्थेनोजेनेसिस किसमें मिलता है, एनिमल्स में मिलता है। इसका एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा एग्जाम्पल है, वो क्या है, हनी बी। तो हनी बी में क्या हमको दिखता है, हनी बी में जो क्वीन हनी बी है वो क्वीन हनी बी क्या रिलीज करता है, ओवा रिलीज करता है। ये सब ओवा है, ओवा रिलीज करेगा। और जो ड्रोन है, जिसको आप लोग, जो ड्रोन है जो कि जो मेल हनी बी है वो क्या रिलीज करेगा, वो तो स्पार्म रिलीज करेगा। ठीक, तो ओवा की नंबर ज़्यादा है स्पार्म से। तो अगर जो भी ओवा फर्टिलाइज्ड होगा स्पार्म से, जो फर्टिलाइजेशन होगा ओवा, वो क्या बनाएगा, वो क्वीन हनी बी बनाएगा, और क्या बनेगा, वह और वर्कर हनी बी बनाएगा। ये दोनों हनी बी बनाएगा। और जो अनफर्टिलाइज्ड ओवा रह गए वो क्या होगा, वो पार्थेनोजेनेसिस प्रोसेस की मदद से क्या बनाएगा, ड्रोन बनाएगा। ड्रोन मतलब मेल हनी बी बनाएगा वो। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर पार्थेनोजेनेसिस का एक एग्जाम्पल है, जो क्वीन हनी बी ने जो अनफर्टिलाइज्ड ओवा गिव्स राइज किया है, जो दिया है, उससे पार्थेनोजेनेसिस के मदद से ड्रोन बनता है। तो ये एक पार्थेनोजेनेसिस का एग्जाम्पल हुआ। ठीक, तो क्वेश्चन के हिसाब से अनफर्टिलाइज्ड ओवा से न्यू ऑर्गेनिज्म बन रहा है, तो यहाँ पर भी अनफर्टिलाइज्ड ओवा से न्यू ऑर्गेनिज्म मतलब ड्रोन बन रहा है। तो पार्थेनोजेनेसिस तो होगा इसका एग्जाम्पल। फिर क्या है, फिर है एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस कहाँ पर मिलता है, एपोमिक्सिस प्लांट्स में मिलता है। प्लांट्स में एपोमिक्सिस में क्या होता है, एपोमिक्सिस में भी फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। मतलब जो ओव्यूल है, ओव्यूल में क्या क्या मिलता है, ओव्यूल में जो न्यूसेलस है, इंटेगुमेंट है, फिर साइनर्जिड्स है, ये सारे सेल्स से क्या होगा, एम्ब्रायो फॉर्मेशन हो जाएगा, बट फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। मतलब जो पोलन है, पोलन इनको फर्टिलाइजेशन नहीं करेगा। जो मेल गैमेट है, पोलन से जो मेल गैमेट आता है, तो मेल गैमेट इसको फर्टिलाइजेशन नहीं करेगा, बट
फिर भी ये क्या गिब्रिडाइज करेंगे, एम्ब्रायो प्रोड्यूस कर देंगे, ठीक। और ये जो एम्ब्रायो प्रोड्यूस होगा ये कौन से प्रोसेस से होगा, माइटोसिस प्रोसेस से होगा। तो यदि ये माइटोसिस प्रोसेस से हो तो जेनेटिकली क्या होगा, जेनेटिकली ये सेम होगा टू द पेरेंट्स, एंड ये जो एम्ब्रायो बहुत सारे एम्ब्रायो प्रोड्यूस करते हैं और ये एम्ब्रायो एक दूसरे का भी कॉपी होगा, एक दूसरे का कॉपी होगा। ये पेरेंट का तो कॉपी होगा ही होगा, एक दूसरे का भी कॉपी होगा। तो एपोमिक्सिस भी होता है। और एपोमिक्सिस का एग्जाम्पल्स याद रख लेना। एपोमिक्सिस का एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ये किसका एग्जाम्पल है, एपोमिक्सिस का। तो एपोमिक्सिस कहाँ कहाँ पर मिलता है, सम ग्रासेस में, कुछ घास में, फिर एस्टेरेसिया फैमिली, एस्टेरेसिया फैमिली याद रख लेना, एस्टेरेसियाई फैमिली। एस्टेरेसियाई फैमिली कौन कौन आता है, सनफ्लावर आते हैं, फिर कौन आता है, मैरीगोल्ड आते हैं। ये दोनों एस्टेरेसियाई फैमिली में आते हैं और एस्टेरेसिया फैमिली में एपोमिक्सिस दिखता है। फिर सिट्रस में और मैंगो में, इन दोनों में क्या, इन चारों में ये सम ग्रासेस, एस्टेरेसिया फैमिली, सनफ्लावर, मैरीगोल्ड एंड सिट्रस, मैंगो, इन सारों में एपोमिक्सिस क्या है, एपोमिक्सिस दिखता है। और पार्थेनोजेनेसिस का एग्जाम्पल तो आपको पता है कि हनी बी में दिखता है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरह से हमने सारे ये सेक्शन कंप्लीट कर लिया है। अगर कोई भी डाउट हो रहा है तो कमेंट में बताइएगा हमको। और इस टाइम पर सिर्फ और सिर्फ आप पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, पढ़ाई करते रहिए, बहुत अच्छे से करते रहिए, बिकॉज हमको तो ये एग्ज़ाम फोड़ना ही फोड़ना है। ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू।